हेलो फ्रेंड्स, आज हम राजनीति में हमारा जो हमने नया सब्जेक्ट मित्रों शुरू किया था राजनीति विज्ञान। मित्रों, राजनीति विज्ञान में हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने जाना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में। और आज हम जानेंगे मित्रों भारतीय संविधान में जो हम देश के जो नागरिक हैं उनको जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। मित्रों, मौलिक अधिकार के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें, तभी आपको ये मौलिक अधिकार जो है आपको समझ आएंगे। मित्रों, मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तार से बताने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट और रहेगी कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो जानते हैं मित्रों मौलिक अधिकारों के बारे में। मित्रों, सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि मौलिक अधिकार आखिर इस मौलिक शब्द का क्या अर्थ है और अधिकार जो हमें मौलिक है वो कैसे मौलिक है। मित्रों, प्रत्येक व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसको कुछ मानवीय अधिकार प्राप्त होते हैं, यानी कि वह जब पैदा होता है तो ये जो मानवीय अधिकार हैं मित्रों ये किसी सीमा में बंधे हुए नहीं होते हैं। और कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो उसे ये नहीं पता होता वो कौन से देश में पैदा हो रहा है, कौन से घर में पैदा हो रहा है, कौन सी जाति में पैदा हो रहा है। तो ये उसके मानवीय अधिकार होते हैं। और मानवीय अधिकार जो है वो किसी सीमा में नहीं बंधे होते, लेकिन हमें हमारे देश के संविधान द्वारा या हमारे देश द्वारा कुछ देश के नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं जो मौलिक अधिकार कहे जाते हैं। और ये मौलिक अधिकार जो है मित्रों किसी देश की सीमा में, किसी देश की बॉर्डर में बंधे होते हैं। इस देश की सीमा से बाहर जाकर इन मौलिक अधिकारों का कोई अस्तित्व नहीं होता। लेकिन मित्रों, मौलिक अधिकार जो है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत आवश्यक है। किसी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, बौद्धिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और नैतिक विकास में ये जो मौलिक अधिकार होते हैं ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसी विकास को आगे बढ़ाने के लिए, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए, देश के नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए हमें हमारे देश के संविधान द्वारा कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो मित्रों, इन मौलिक अधिकारों को जानते हैं कि आखिर हमारे देश के संविधान में ये मौलिक अधिकार कहाँ से आए और हमने इन्हें कैसे अपनाया। मित्रों, भारत के संविधान के भाग 3 में इन मौलिक अधिकारों का वर्णन है। भाग 3 को मित्रों संविधान का मेग्ना कार्टा भी कहा जाता है। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनका उल्लेख है। मित्रों, भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है ये भाग 3, क्योंकि इसी भाग 3 को भारतीय संविधान के जनक भीमराव अंबेडकर ने संविधान का सबसे प्रकाशमान और उदितमान पाठ कहा है। मित्रों, भारत के जो मूल अधिकार हैं उन्हें भारतीय संविधान का मेग्ना कार्टा कहा जाता है। मेग्ना कार्टा मित्रों शब्द जो है वो कहाँ से आया और मेग्ना कार्टा का क्या अर्थ है यही भी हमें जानना आवश्यक है। मित्रों, मेग्ना कार्टा का हिंदी अगर हम अर्थ लिखाएं तो इसका अर्थ होता है अधिकार पत्र। मित्रों, आखिर जानना होगा कि ये अधिकार पत्र या मेग्ना कार्टा शब्द कहाँ से आया। तो मित्रों ये आया इंग्लैंड से। इंग्लैंड में मित्रों आज से तकरीबन 800 वर्ष पूर्व की बात है कि 1215 में इंग्लैंड के राजा जिन्होंने वहाँ के किसानों को, जिनका नाम था जॉन प्रथम, क्या नाम था, जॉन प्रथम ने इंग्लैंड के किसानों को कुछ कागज़ पर कुछ अधिकार लिख के दिए। इंग्लैंड के राजा द्वारा कुछ अधिकार किसानों को दिए गए। उन अधिकार का जिस कागज़ पर ये अधिकार लिखे गए थे उसे कहा गया मैग्ना कार्टा। तो मित्रों पूरे विश्व के इतिहास में ये मैग्ना कार्टा शब्द जो है वो फेमस हो गया और हमारे देश की जो मौलिक अधिकार हैं उन्हें भी मैग्ना कार्टा कहा गया। मित्रों, रूसी और फ्रांस की जो क्रांति हमने विश्व इतिहास में पढ़ी, रूसी व फ्रांसी क्रांति के दौरान इसी मैग्ना कार्टा शब्द का जो यूज है वो बिल ऑफ राइट्स के नाम से किया गया। किस नाम से किया गया? बिल ऑफ राइट्स, यानी कि अधिकारों का कानून। मित्रों, अब जानते हैं कि हमारे देश में सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग किसके द्वारा की गई। तो वो की गई बाल गंगाधर तिलक द्वारा। मित्रों, तिलक जो थे राष्ट्रीय स्तर के बहुत ही अच्छे नेता थे और इन्होंने ही सबसे पहले मौलिक अधिकारों की मांग की। किसमें? मित्रों, अपने स्वराज्य विधेयक की। और ये स्वराज्य विधेयक इनके द्वारा कब लाया गया? तो ये लाया गया था 1895 में।
मित्रों, इस स्वराज्य विधेयक के बाद पहली बार जो हमें मौलिक अधिकारों का वर्णन जो मिलता है, मित्रों ये तो मांग थी जो तिलक द्वारा की गई 1895 में, और उसके बाद जो मौलिक अधिकार क्या होते हैं और इनका वर्णन जो है हमें मोतीलाल नेहरू, मित्रों ये मोतीलाल नेहरू जो थे वो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे और बहुत ही अच्छे वकील थे मित्रों, बहुत ही जाने माने और मित्रों विधि व्याख्या थे। इनके द्वारा ही मौलिक अधिकारों का सबसे पहले वर्णन किया गया। अपनी रिपोर्ट जो थी इनकी, मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट इन्होंने 1928 में प्रस्तुत की, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यद्यपि मौलिक अधिकारों की जो जननी है वो ब्रिटेन को माना जाता है। किसको माना जाता है? ब्रिटेन को माना जाता है। लेकिन हमारे भारत के जो मौलिक अधिकार हैं, भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। कहाँ से लिए गए हैं? अमेरिका के संविधान से। तो मित्रों ये बात इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे जो भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो हमने अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। मित्रों, संविधान निर्मात्री सभा द्वारा मौलिक अधिकारों को बनाने के लिए या मौलिक अधिकार तैयार करने के लिए एक मौलिक अधिकार समिति का गठन किया गया। मौलिक अधिकार समिति। मित्रों, इस मौलिक अधिकार समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और मित्रों इसके साथ साथ इसकी सहायता के लिए एक उप समिति का गठन भी किया गया और इस उप समिति के अध्यक्ष थे जी.बी. कृपलानी। क्या नाम था उनका? जे.बी. कृपलानी इस उप समिति के अध्यक्ष थे। मित्रों, इस उप समिति और मौलिक अधिकार समिति द्वारा हमारे भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं वो तैयार किए गए। मित्रों, ये जो उप समिति थी, समिति नहीं मित्रों, इसकी सहायक जो उप समिति थी, मौलिक अधिकार समिति की सहायक उप समिति में एक महिला अध्यक्ष भी थी जिसका नाम था, महिला मंत्री भी थी जो भारत की प्रथम महिला मंत्री कही जाती है, जिनका नाम था अमृता कौर। तो ये उल्लेखनीय फैक्ट मित्रों, इम्पोर्टेंट फैक्ट यहाँ से निकल आता है कि मौलिक अधिकारों की जो उप समिति बनाई गई थी भारतीय संविधान सभा द्वारा, उसमें एक महिला थी, महिला सदस्य भी थी, महिला जो जिन्हें भारत की प्रथम महिला मंत्री होने का गौरव प्राप्त है, वो थी अमृता कौर। और मित्रों, WHO में प्रथम भारतीय महिला मंत्री भी बनी, ये कौन थी? अमृता कौर। तो ये मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, आप इसे नोट करके याद करें। मित्रों, भारतीय संविधान में, भारत के संविधान के इतिहास में ये जो संविधान का मूल पाठ, जो मूल अधिकार है, इसे लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ भी कहा जाता है। मित्रों, भारतीय संविधान में जितने भी हमें मूल अधिकार दिए गए हैं, मित्रों मूल जो संविधान था उसमें भारत का जो मूल संविधान था या मूल रूप से हमें 7 मौलिक अधिकार जो है संविधान द्वारा दिए गए थे। लेकिन मित्रों इसमें से एक जो मौलिक अधिकार है उसको कम कर दिया गया और उसे कानूनी अधिकार का दर्जा दिया गया। तो 7वां जो मौलिक अधिकार था मित्रों, इसको 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था मित्रों हमें दिया गया था। संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था, इसे हटाकर मौलिक अधिकारों की श्रेणी से संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर अनुच्छेद 301 तय, या आप इसे ए भी कह सकते हैं, 301A में इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया। मित्रों पहले जो ये अनुच्छेद था वो कौन सा था? अनुच्छेद 31 था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो मित्रों ये जो अनुच्छेद 31 था ये संपत्ति का मौलिक अधिकार था और इसे वर्तमान में मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 301 तय में कानूनी अधिकार का रूप दे दिया गया। और अब जो ये जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या कितनी है? तो मित्रों अब जो हमें मौलिक अधिकार प्राप्त है उनकी संख्या 6 है। मित्रों भीमराव अंबेडकर ने इस भाग को सर्वाधिक प्रकाशित और आलोकित भाग बताया है। और मित्रों मौलिक अधिकारों
जो हमारे संविधान में हमें दिए गए, इन मौलिक अधिकारों को बनाने के लिए हमारी जो संविधान सभा थी, उसने इन मौलिक अधिकारों पर 38 दिन, सबसे अधिक जो 38 दिन तक विचार किया था। तो मित्रों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है हमारे संविधान का। और मित्रों, ये सबसे जानने योग्य बात ये है कि हमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार जो हमें वर्तमान में प्राप्त है, इनमें से कौन से जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ भारत के लोगों को प्राप्त है, और कौन से जो मौलिक अधिकार हैं वो सिर्फ जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को, जो यहाँ आकर रहते हैं, प्रवास करते हैं, उन्हें भी प्राप्त है। तो मित्रों, 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो मौलिक अधिकार हैं, कितनी है मित्रों? 1, 2, 3, 4 और 5। ये जो मौलिक अधिकार हैं, 5 मौलिक अधिकार जो हैं, 15, 16, 19, 29 और 30, ये केवल भारतीयों को ही प्राप्त है। इसमें केवल भारत भूमि पर जो निवास करने वाले भारतीय मूल के लोग हैं, उनको ही ये मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। विदेशियों को, जो भारत में आकर निवास करते हैं मित्रों, उनको ये मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फैक्ट है मित्रों, आप इसे ध्यान रखें कि 15, 16, 19, 29 और 30 केवल भारतीयों को प्राप्त मौलिक अधिकार हैं। तो मित्रों, बात करते हैं कि फिर वो कौन से मौलिक अधिकार हैं जो भारतीयों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त है। तो मित्रों, वो हैं 14, 20, 21, 22, इसके साथ साथ मित्रों 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये जो मौलिक अधिकार हैं मित्रों, ये भारतीयों के साथ साथ भारत में निवास करने वाले विदेशियों को भी प्राप्त हैं। मित्रों, अगर इसमें इन मौलिक अधिकारों के बारे में जाने, इनकी प्रकृति के बारे में जाने, तो इनकी जो प्रकृति है वो नकारात्मक है। नकारात्मक किसके लिए है? तो मित्रों, ये राज्य के लिए नकारात्मक है। राज्य शब्द जो है मित्रों, उसको परिभाषित करता है मौलिक अधिकारों का पहला अनुच्छेद कि हमारे देश की सरकार द्वारा जो भी संस्थाएं बनाई जाती हैं और जिन संस्थाओं में हमारे देश की सरकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिनमें उनको बनाने में हाथ रहता है, तो मित्रों ऐसी जो संस्थाएं हैं वो राज्य की परिभाषा में आती हैं। तो मित्रों, ये जो बात हमें कहाँ बताई गई है, तो जैसे कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में। तो इस अनुच्छेद 12 में ये बात बताई गई है कि राज्य क्या है। तो राज्य की जो परिभाषा है हमें अनुच्छेद 12 में मिलती है कि जितनी भी संस्थाएं जो राज्य द्वारा बनाई जाती हैं या राज्य का जिनमें अप्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से योगदान रहता है, तो वो सभी राज्य की परिभाषा में आते हैं। मित्रों, इसके बाद बात करते हैं कि जो संविधान का अनुच्छेद 19 जो मौलिक अधिकारों में शामिल है, तो मित्रों इसमें जो अनुच्छेद 19 ये आपातकाल में निलंबित कर दिया जाता है, निलंबित हो जाता है अपने आप ही जब हमारे देश में आपातकाल लगता है। लेकिन अनुच्छेद 20 व 21 वे मौलिक अधिकार हैं जो मित्रों कभी भी भंग नहीं होते, आपातकाल के दौरान भी ये निलंबित नहीं होते। इतने खास मौलिक अधिकार जो भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिए गए हैं। तो मित्रों, जानते हैं हम अनुच्छेद 13 के बारे में। 12 के बारे में मैंने आपको बताया जो मूल अधिकारों का पहला अनुच्छेद था। तो 13 में क्या है? तो मित्रों 13 जो है वो न्यायिक पूर्वालोकन की बात करता है। न्यायिक पूर्वालोकन क्या होता है मित्रों? भारतीय संविधान में जो हमारी सरकार है उसके 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। जो न्यायिक पूर्वालोकन की जो शक्ति है मित्रों, वो दी गई है भारतीय संविधान द्वारा हमारी न्यायपालिका को। तो मित्रों, जो न्यायपालिका की जो न्यायिक पूर्वालोकन की शक्ति है उसकी व्याख्या करता है अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 के अनुसार जो हमारी न्यायपालिका है उसको ये अधिकार है कि वो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून या उससे पहले हमारे संविधान निर्माण से पहले हमारे देश में जो भी एक्ट लागू है, अगर वो संविधान का उल्लंघन करते हैं तो न्यायपालिका उन्हें
असंवैधानिक घोषित कर सकती है। तो मित्रों, इसी को कहा जाता है हमारे देश की न्यायपालिका की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति। मित्रों, इस तरह मैंने अनुच्छेद 12 और 13 के बारे में आपको बताया। तो 13 जो है मित्रों, अनुच्छेद 13 वो विधि की परिभाषा भी हमें बताता है कि आखिर विधि क्या चीज़ है जिसको न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जाता है, जो वो संविधान के विरुद्ध होती है। तो मित्रों, विधि की परिभाषा के अंतर्गत अनुच्छेद 13 कहता है कि विधि वो है जो हमारी व्यवस्थापिका द्वारा बनाई जाती है। विधि क्या है? कानून है, विधि नियम है जो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए जाते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, जो स्वतंत्रता से पहले या स्वतंत्रता के दौरान हमारे संविधान बनने से पहले भी जो कानून हमारे देश में लागू हैं, वो भी विधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये दो बातें जो है संविधान का अनुच्छेद 13 जो है हमें बताता है। मित्रों, अनुच्छेद 14 जो है वो समानता के अधिकार का, संविधान समानता के मौलिक अधिकार का उल्लेख करता है। 14 से लेकर 18 अनुच्छेद जो है वो समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। तो मित्रों, जानते हैं कि समानता के इस अधिकार में हमें कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। तो मित्रों, समानता के अधिकार के बारे में जाने तो समानता के अधिकार में दो प्रमुख बातें हैं। समानता का अधिकार यानी कि समता का अधिकार, तो इसमें दो प्रमुख बातें हैं। अनुच्छेद 14 जो है वो कहता है कि विधि के समक्ष सभी समान है, यानी कि कानून और संविधान के समक्ष सभी समान हैं। जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मित्रों, विधि के समक्ष समानता का जो ये उपबंध है ये ब्रिटेन से लिया गया है। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ अनुच्छेद 14 में एक बात और कही गई है कि विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण मित्रों, ये जो बात है वो अमेरिका से ली गई है। मित्रों, विधि के समक्ष सभी समान है, ये बात कहने में अच्छी लगती है, लेकिन हमारे देश का जो संविधान है, जो कानून है, देश की जो सरकार है, वो सभी के साथ एक जैसा व्यवहार कैसे कर सकती है। मित्रों, हम जब इस समाज में जब हम बात करते हैं कि हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शारीरिक रूप से निःशक्त होते हैं, जो सामाजिक रूप से कुछ पिछड़े हुए होते हैं, तो उनके साथ एक जैसा व्यवहार जो है वो नहीं किया जा सकता विधि के द्वारा। तो उसके लिए कुछ कानून, कुछ नियम अलग से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर कुछ अपवाद खड़े हो जाते हैं कि विधि के समक्ष समानता जो है कुछ धुंधली सी पड़ जाती है। लेकिन मित्रों, इसके साथ साथ अगर हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं अनुच्छेद 14 का, तो उसमें दिया हुआ है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण यानी कि जो कानून है या जो विधि है व्यवस्थापिका द्वारा जो बनाई जाती है, समाज के सभी वर्गों द्वारा उसका समान रूप से पालन किया जाएगा। राज्य जो है उसका समान रूप से पालन करवाएगा देश के नागरिकों द्वारा। तो मित्रों, विधि का जो समान संरक्षण है, हमने ये जो उपबंध है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है और इसमें ये बताया गया है कि विधि जो है वो समाज के सभी वर्गों पर समान रूप से लागू होगी और राज्य जो है निःशक्त जनों को विधि का पालन कराने में सक्षम बनाएगा। धन्यवाद मित्रों। समानता के अधिकार में इतना ही। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।